हम बीजेपी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान राम से नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की ये टिप्पणी राम मंदिर आंदोलन और उसके राजनीतिक महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा अपने एजेंडे में शामिल कर लिया? मन को प्रेरणा मिलती रही, नई नई जानकारी मिलती रही। बीजेपी जो 1984 में बीजेपी को 2 सीट आई थी और उसके बाद के दशक में राजीव गांधी का वो शासनकाल आया जिसमें राजीव गांधी ने शाहबानो का केस आया था, आपको याद होगा, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। जब हिंदू कम्युनिटी नाराज हुई है मुस्लिम अपीजमेंट के कारण, तो उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को अपीज करने के लिए वो ताले खुलवाए और वो शिलान्यास हुआ। हालांकि कोर्ट की प्रक्रिया उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन राजीव गांधी ने वो इनिशिएटिव लिया। उस समय तक वीएचपी अयोध्या का मुद्दा उठाती रही थी, लेकिन लगा बीजेपी को कि ये मुद्दा उनको उठाना चाहिए क्योंकि राजीव गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी था। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने अयोध्या का मुद्दा जोर से उठाया। दरअसल राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने इसे अपना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसे बीजेपी ले उड़ी। फिर वह समय आया जब बीजेपी ने इस मुद्दे को चरम पर पहुंचा दिया। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को एक नई गति दे दी। राजनीति में जो धीमी आंच के ऊपर राम मंदिर आंदोलन जो था उसका राजनीतिकरण हुआ और उसके बाद राजनीतिक फायदा हुआ और भाजपा एक मजबूत पार्टी के रूप में उतरी, तो उसके बाद जब अदालत का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उसका प्रचार और पूरी भाजपा उसमें जुड़ी हुई है, ये उसको बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो अब राम मंदिर के आगे की कहानी जो है वो एक दूसरी अध्याय होगा जिसमें धर्म का भारतीय राजनीति में हिंदू धर्म का या आस्था का जो है वो बहुत गहरा और बहुत मजबूत जो है मुकाम होगा, स्थान मिलेगा। लेकिन अन्य दल भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस बहुत नजदीक से बीजेपी के हर कदम पर नजर रख रही थी। उस समय नेहरू जी का एक प्रयास था, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, कि रामलला की मूर्ति जो वहां पे स्थापित हुई है उसे हटा दिया जाए, और उसको लेकर के उन्होंने लंबा पत्राचार किया था। वहां के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत जी थे वहां, लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे के नायर साहब। के नायर साहब ने मतलब नेहरू जी का तमाम कोशिशों के बावजूद, नेहरू जी गुस्सा भी हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने रामलला की मूर्ति वहां से हटने नहीं दी। उसके बाद एक वक्त जब ऐसा आया जब राजीव गांधी को बैलेंसिंग करने की जरूरत थी 90s में, तो उन्होंने वहां ताले खुलवाए। कोर्ट प्रक्रिया के तहत वो ताले खुले थे। 1989 में जब राजीव गांधी ने अपनी लोकसभा का चुनाव शुरू किया तो उन्होंने सरयू नदी के किनारे जो था अयोध्या से शुरू करा और उन्होंने कहा था कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन वो मामला इतना कारगर नहीं हुआ। दरअसल एक बड़ा फर्क कांग्रेस और भाजपा में है कि अगर 100 भाजपा के समर्थक हों और 100 कांग्रेस के समर्थक हों, तो भाजपा के समर्थक 100 में से 100 जो थे वो राम मंदिर के पक्षधर थे। वहीं वीपी सिंह सरकार ने मंडल का दांव चल दिया था, जिसमें पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान था। 6 दिसंबर 1992 के बाद जब 1993 में चुनाव हुए तो बीजेपी इसलिए हारी उत्तर प्रदेश में क्योंकि तब तक राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मुद्दा तो बन चुका था, लेकिन वो उस तरह से आम आदमी को नीचे तक प्रभावित नहीं कर पाया था। और इसीलिए जब काशीराम जी और मुलायम सिंह जी ने गठजोड़ किया तो जो मंडलवादी राजनीति थी, जो सामाजिक न्याय की राजनीति थी, वो कमंडलवादी राजनीति पर भारी पड़ी। मंदिर आंदोलन का एक अहम पड़ाव 6 दिसंबर 1992 को आया, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद बीजेपी की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी को जनता से कोई सहानुभूति नहीं मिली और वो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। बाबरी विध्वंस के बाद जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और हिमाचल प्रदेश में, उस पर भाजपा चुनाव हारी। और उसका बड़ा कारण ये था कि जातीय समीकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ा, तो भाजपा उसका लाभ नहीं उठा पाई। और मुझे लगता है कि अब जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं
तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले में नरेंद्र मोदी एक बहुत सशक्त व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के मामले को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को एक नए किस्म का एक भाव पैदा किया और उससे उनको राजनीतिक फायदा 100% हुआ। कांग्रेस पार्टी ने दरअसल राम लहर में आधे अधूरे मन से डुबकी लगाने की कोशिश की। वो आप गंगा नहाने जाते हैं और गंगा में पूरी डुबकी ना लगाए, खाली कमर तक गंगा स्नान कर ले और सोचे गंगा नहान के पुण्य मिल जाएगा, तो कैसे मिलेगा? तो कांग्रेस पार्टी ने वही किया। कांग्रेस पार्टी या तो इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक लाइन लेती, जो बाबरी मस्जिद का गिराई गई, उस समय नरसिम्हा राव केंद्र मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कांग्रेस चाहती थी कि इस मुद्दे का लाभ उसको मिले राम मंदिर का, लेकिन वो खुल के राम मंदिर के पक्ष में भी नहीं आना चाहती थी। तो कोई भी काम जब आप आधे अधूरे मन से करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने बिना इसकी चिंता किए कि इसका लाभ होगा कि नुकसान, उसने तय कर लिया कि राम मंदिर मुद्दा जो है हिंदुओं का मुद्दा है और इसको अगर वो लेके चलेगी तो उसको फायदा होगा। इसके बाद बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कई पिछड़े नेता सामने आए। कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं ने बीजेपी के ओबीसी आधार को मजबूत किया। कमंडल ने मंडल में अपने को समो लिया। 6 दिसंबर की घटना से अटल आडवाणी ने खुद को अलग कर लिया था। जब वो ढांचा गिर गया था 6 दिसंबर को, तो उसके साथ कई तरह के इश्यूज खड़े हुए। पहला इशू, एक तो मतलब जैसे कार सेवकों ने वो ढांचा गिरा दिया था, उसके बाद एक पहला इशू था लीगल, और दूसरा इशू था कि शायद उस समय बीजेपी इस चीज के लिए उतनी तैयार नहीं थी कि खुले तौर पे वो होकर के आए। तो LK आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ढांचा गिरने से अपने आप को अलग किया था और ये भी साथ में कहा था कि ये एक दुखद दिन है। उसका कारण ये था कि उन लोगों को लगता था कि ये जब तक ढांचा है, हम इसको किसी तरह के संवाद के जरिए या कोर्ट के किसी निर्णय के जरिए हम इसको सुलझा लेंगे और ये ढांचा हटा करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। बाद में गठबंधन सरकारों का दौर आया तो बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा ताक पर रख दिया। राम आंदोलन से जुड़े उमा भारती जैसे वरिष्ठ नेता इसे नेतृत्व की भूल बताते हैं। नीचे भी लाखों लोग बैठे थे और मंच पे भी बैठे हुए थे। इसी प्रकार से जो दूसरी चीज मैंने देखी, जिसकी अनदेखी ही 6 दिसंबर का कारण बनी है, वो है कि जब ढांचा गिर गया और अम्मा जी बोली, राजमाता सिंधिया जी, मुझे कि हमको ले चलो जरा रामलला को दर्शन कराने, तो मैंने उनको वहाँ से मंच से मतलब छत से नीचे उतारा और उनको मैं हाथ पकड़ के ले गई जहाँ ढांचा गिर चुका था। ईंटें बची ही नहीं थी, खाली मलबे पे रामलला विराजमान थे। तो PSC और CRPF के लोग अपने जूते मोजे उतार के अगरबत्तियों से आरती कर रहे थे रामलला की, और रामलला जी मिट्टी की एक मड़िया के अंदर बैठे हुए थे। तब मुझे लगा, देखो इस भावना की अनदेखी, CRPF और PSC हम पे गोली चलाने के लिए भेजी गई थी और वो वहाँ मत्था टेक रहे हैं रामलला को, उनकी आरती उतार रहे हैं। इसी भावना की अनदेखी के कारण ढांचा इस तरह से गिरा है। नहीं तो हो सकता है आपस का सुलह होता और शांति और सम्मान के साथ वो ढांचा गिरता। लेकिन नई बीजेपी में राम मंदिर आंदोलन को लेकर पछतावे का कोई भाव नहीं है, बल्कि अब डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि मोदी के आने के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। जब भाजपा को नरेंद्र मोदी के रूप में एक व्यक्ति मिला जिसने जो संकोच था, जो एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जो उसके जो चार दीवारी के भीतर जो संवाद होता था, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी खास तौर से थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखते थे, भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी के काल में वो संकोच खत्म कर दिया और खुल के बड़े प्रखर तरीके से ये बात कही जाने लगी, और तमाम जो बहुसंख्यकवाद का जो एक बड़ा एक भाव आया देश की राजनीति में, उससे भाजपा को फायदा हुआ। पर बड़ा सवाल यह है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर आंदोलन का कौन सा अध्याय शुरू होगा। जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में इसे लेकर माहौल गरमाया है, उसके बाद क्या होगा। एक बार एक मुद्दा जब पूरा हो जाता है और उस मुद्दे का पूरा लाभ मिल जाता है तो जनता तमाम फिर दूसरे सवालों पर भी सोचती है। अभी तो ठीक है, अभी इस माहौल में, इस वातावरण में हो सकता है 2024 के चुनाव में भाजपा को फायदा मिल जाए, लेकिन आखिर जो दूसरे तमाम सवाल हैं, जो आर्थिक सवाल है, सामाजिक सवाल है और सवाल है, वो भी कभी न कभी मुंह बा करके सामने आएंगे, तो उनका भी निदान निकालना पड़ेगा। जो क्रेडिट है, लोग इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। तो बीजेपी को स्वाभाविक रूप से एक स्वाभाविक राम भक्तों की पार्टी हो गई है, तो लोग उसका फायदा अगर कहें किसी तरह का, तो बीजेपी को मिलना भी स्वाभाविक है। और अब मुझे नहीं लगता कि जो
सेकुलर पार्टीज है उनमें इतना दमखम होगा कि वो भाजपा को राजनीतिक रूप से परास्त कर पाएंगी। तो भाजपा ने एक सेंटर स्टेज पा लिया और सेंटर स्टेज पे उसका दबदबा आने वाले कम से कम एक दशक में मजबूत ढंग से रहेगा। अवध में छाई खुशी की जाहिर है बीजेपी इसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जोड़कर देख रही है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।